औरतों का कब्रिस्तान में आना सख्त हराम है। अब देखा उसने, तुम हाथ तो चलाओ ना। अरे आ गया मेरा बेटा। मामा आज फिर लेट नहीं हो गई? हाँ वो बस खराब हो गई थी। बस वही कहानी और वही बहाना। पापा आप बताएं ना, आपने उसके कान में फिर क्या कहा? अरे कुछ नहीं, मेरी कल्लो पड़ी। क्या बात है? वो बस खराब हो गई थी, देर हो गई ना। वाकई? खुदा की कसम बस खराब हो गई थी। जरूर तुम्हारी बस उसी वक्त खराब हुई होगी जब इसे तुम लेने जा रही थी। पता नहीं तुम्हारी बसें वापसी पर क्यों नहीं खराब होती। पापा आज मम्मी फिर लेट हो गई और आज फिर उस टाइम आई जिस टाइम मेरे और चौकीदार के अलावा कोई भी नहीं था स्कूल में। खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोलती। अजीब जंतर मंतर वाला शहर है। हमेशा कोई ना कोई मुसीबत किसी पत्थरों की तरह दबे पांव ताक़ुब करती रहती है। मैं डरती रहती हूँ, कांपती रहती हूँ। अगर बस खराब हो गई तो, अगर जुलूस निकल आया तो, अगर किसी बड़ी शख्सियत की सवारी आ गई तो। मैं तो जिस सड़क से गुजरती हूँ बहुत मसरूफ सड़क होती है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? रोजाना रोजाना? नहीं नहीं नहीं, मैं भी ऑफिस आता जाता हूं। तुम्हारा ऑफिस कौन सा दूर है? वैसे भी तुम तो ऑफिस की गाड़ी में आते जाते हो। फिर भी? क्या फिर भी? मैं कुछ झूठ तो नहीं बोल रही। और ये बच्चों के साथ क्या बातें करते रहते हो? मुझे तो लगता है वो भी मुझ पर शक करते रहते हैं। पता है अली क्या कहता है? रोज वही कहानी, रोज वही बहाना। क्या ये कहानी तुम नहीं जानते?
बंद सिग्नल्स, खटारा बसें। और वैसे ये रोज तो नहीं होता, आज ही हुआ है। अक्सर होता है। तुम भी बिल्कुल मेरी मां के जैसे हो। वो भी तुम्हारी तरह अपनी किसी बात से टस से मस नहीं होती थी। कुछ लोग इस दुनिया में खोपड़ियों के मीनारों पर हुकूमत करने के लिए भेजे जाते हैं। हुजूर की मदाह को मैं कहती थी अम्मी, राम स्वामी की तरफ आने वाली बसें खचाखच भरी हुई होती हैं। मोटी मोटी औरतें धक्का देके पहले बैठ जाया करती थी। शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं, आखिर में थोड़ी बहुत हिम्मत जमा करके बस मैं बैठ ही जाया करती थी। लेकिन अम्मी मानती नहीं थी, कहती थी देर से आने वाली औरत एतबार के काबिल नहीं होती, उसकी देर के पीछे मक्कर होता है। तुम ऊँघ रहे हो। हाँ, बोर हो रहा हूं। सुनो, सोने की तैयारी करो। बिजली का बिल जमा करा दो। ओ भाई, कल आखिरी तारीख है। अच्छा तुम सो जाओ, कल जमा करा दूंगी। मोबाइल जला देना, बहुत मच्छर हो गए। कूद जाओ, नीचे कूद जाओ, नीचे कूद जाओ, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं है सवाए इस खालीपन के। कूद जाओ, हाँ कूद जाओ, कूद जाओ। चुप चुप खड़े हो जरूर, कोई बात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है। आज भी ऑमलेट? मैं नहीं खाऊंगा। क्या कह रहे थे कल? क्या कह रहे थे तुम? हाँ? रोज वही खानी, रोज वही खाना। बोलो। मामा फ्रेंच टोस्ट खाऊंगा। फ्रेंच टोस्ट खाना? नहीं बनाऊंगी फ्रेंच टोस्ट, नहीं बनाऊंगी। सगी औलाद हो मेरी, सगी औलाद हो मेरी, फिर भी ऐसी खुद कर रही। देखो मेरी तरफ पहिया बना के रख दिया है। पहिया कही हूं मैं, पहिया। भैया ये क्या कर रही हो? मेरे बेटे को चांटा मारा? क्यों मारा तुमने? वो परवेश वो गंदी बात कर रहा था, बहुत बदतमीज हो गया ये, पता नहीं कहां से सुन के आता है। पापा मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं परवेश झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है।
वो एक्ट्रेस है ना फिल्म वाली, उसके बारे में गंदी बातें कर रहा है। तू समझा देती, बच्चे तो ऐसी बातें करते हैं। मैंने कहीं सुना था, नहीं मैंने कहीं पढ़ा था, ये बच्चे इस जमीन पर शैतान के नायब होते हैं। क्या फजूल बकवास कर रही हो? जाओ ले जाकर उधर बैठो। खुदा की कसम, मैंने ये कहावत पढ़ी थी कहीं, अपने दिल से लगाकर थोड़ी ना सुना रही हूँ। आइंदा मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। नफरत है मुझे बच्चों को मारने वालों से। मेरा बाप हम बहन भाइयों को कसाईयों की तरह मारा करता था। मैं हाथ उठा उठाकर उसकी मौत की दुआएं मांगा करता था। सगा बाप था ना? हाँ, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी मकाम पर आकर अपने रिश्ते कितने दूर हो जाते, जैसे खोरी गार्डन के इन फ्लैटों की छत पे खड़ा होकर कोई लाहौर देखने की कोशिश करे। मैं भी बहुत दूर हो गई तुम सब से, और मेरे अपने बच्चे दुश्मन लगते हैं मुझे। और हाँ, है वो मेरे दुश्मन, बड़ी कपड़े की उन्होंने। बात सुनो मेरी, बात सुनो मेरी, बात सुनो। चैनल क्यों चेंज कर दिया? इतना प्यारा सीन आ रहा था। एक बात याद आ गई थी, अपनी और तुम्हारी। चलो चाय। दूध थोड़ा जला हुआ था। जला दिया होगा। वो एक बात थी परवेज। हमेशा ही होती है। नफरत है मुझे तुम्हारे इस तरह होंठ लटकाकर बात करने से। एक बात थी परवेज, बोलो, बको। वो साड़ी पहनकर बसों में चढ़ते और उतरते वक्त मुश्किल होती है। कल भी किसी चीज में पल्लू आकर फट गया था। तो सलीका सीखो ना पहनने का। मेरी मां पहना करती थी साड़ियां, ये उसी का पहनावा है और तुम्हें भी पहनना होगा, क्योंकि साड़ी पहनी हुई औरत मुझे काबिले एतबार लगती है। जिस औरत को मेरा बाप लाया था, उस औरत ने भी साड़ी पहनने की कोशिश की थी। मेरे चचा के बेटे का अकीका था, सारा खानदान जमा था। मेरी मां ने हल्के फिरोजी रंग की साड़ी पहनी थी, जिस पर काले धागे से छोटे छोटे फूल बने थे। वह करीब करीब नहीं, कुछ फासले से। मेरे मामू ने ढाका से लाके दी थी वो साड़ी। मैं दूंगा तुम्हें, यही ट्रंक में होगी, किसी खास मौके पे पहनने के लिए है वो खास मैं क्या कह रहा था? क्या कह रहे थे? हाँ, शायद कुछ कह रहे थे। क्या कह रहा था मैं? क्या कह रहा था बताओ? तो शायद उस औरत की बात कर रहे थे, शायद कोई अकीके की बात थी।
हाँ, वो अकीके में आई थी। भला कौन? तुम्हारी माँ? एक नंबर की उल्लू की पट्टी हो तुम। मैं उसकी बात कर रहा हूं, अपने बाप की लाई हुई दूसरी औरत की। अकीके में उसने भी नारंगी रंग की साड़ी बहुत बेढंगे तरीके से बांधी थी और उस पर सितारों वाला अजीब सा ब्लाउज पहना था। हमारा सारा खानदान जमा था। ये मुल्तान और भावलपुर की औरतें क्या साड़ियां पहनना जाने। भरे मजमे में उसने साड़ी की फॉल्स ठीक करने के लिए जो हाथ बढ़ाया तो सारी पिने इधर की उधर हो गई। अब जो वो बदहवासी में भागी तो तो हवा से सारी की सारी साड़ी इधर की उधर हो गई। वैसे बच्चों ने शरारत में खींची भी खूब थी और वो भरे मजमे में पेटीकोट और ब्लाउज में खिसियानी बिल्ली की तरह खड़ी हुई थी। तुम्हें क्या हुआ? आती हूँ। अरे आ रही हूँ। सुनिए, क्यों लापरवाही से दरवाजा खोलकर अचानक एक तरफ नहीं हो जाना चाहिए। मैं समझे घर वाले हैं, परवेज और बच्चे। क्यों, दस्तक नहीं पहचानती हूँ उनकी? नहीं, एक दफा परवेज की दस्तक समझकर दरवाजा खोल दिया था। एक बंदा अंदर घुस आया, 4 सोने की चूड़ियां और कुछ नकदी भी ले गया था। शुक्र है उमर की नकदी नहीं ले गया। मेरा नाम महमूदा खातून है, तुम्हारे बराबर में आई हूं। आप अंदर आइए ना, आइए आइए ना, आइए बच्चे, बैठ जाइए। इलाका तो बहुत अच्छा है, मगर बिजली बहुत जाती है। मैं ज्यादा लोगों से घुलती मिलती नहीं हूं। वो जो आज तुम्हारे साथ बच्ची थी स्कूल यूनिफॉर्म में, तुम्हारी बेटी है ना? जी जी। बस दिल खिंच गया तुम्हारी जाने पर। तुम्हारी आंखों में कोई अजीब सी उदासी देखी मैंने। मां जब अपनी औलाद के साथ होती है तो वो दोनों कुछ जुड़े जुड़े से होते हैं, मगर ना जाने क्यों तुम अपनी बच्ची से बहुत दूर दूर थी। या फिर शायद ये मेरा वहम है? वो हम सबसे इस फ्लैट में आकर कोई नहीं रहेगा, काफी अरसे से बंद था, कदमाबाजी चल रही थी। हाँ, और फिर अचानक ही फैसला हो गया। दरअसल ये मेरे वालिद की मिल्कियत था और फिर उनके किसी करीबी दोस्त ने इस पर कब्जा कर लिया। आपके साथ कोई और? नहीं, मैं अकेली हूं। मैंने शादी नहीं की। ये कोई ऐसी पुरसा देने वाली बात तो नहीं है। नहीं नहीं, हरगिज मेरा मतलब ये नहीं था। वो असल में क्या है कि आपके चेहरे पर
उस्तानियों वाला रोब और दबदबा है। आप यकीनन किसी स्कूल में पढ़ाती होंगी। नहीं, मैं पढ़ाती नहीं हूं। मैं मुर्दे नहलाती हूं। अब बस भी करो नदी दो, जाओ मेहरबानी में रखो। सुबह स्कूल नहीं जाना क्या? पापा छोड़े चलो अली, पापा थक गए। और टीवी नहीं देखना, सो जाना। बड़ी देर की तुम लोगों ने आने में। हाँ, सफारी पार्क चले गए थे, वहां लिफ्ट चेयर लगाई है। वाह वाह, इन लोगों के लिए तो नया एक्सपीरियंस था। इन लोगों ने बहुत ही मजे किए। रश बहुत था, रेड लग गई मान से आए। एक दफा मैंने अब्बा से गांधी गार्डन जाने की फरमाइश की। हम दोनों के दरमियान ऐसा रिश्ता नहीं था कि मैं उनसे फरमाइश करता, लेकिन शायद इसलिए एक दिन पहले मेरे दोस्त इरशाद ने मुझे खूब मिर्च मसाला लगाकर गांधी गार्डन के बारे में बताया। एक औरत है मुमताज महल, जिसका चेहरा औरत का है और धड़ लोमड़ी का। वो सवालात के जवाबात देती है, मजे मजे के जवाबात। अब्बा उस वक्त चाय पी रहा था। उसने जैसे ही मेरी गांधी गार्डन वाली फरमाइश सुनी, खौलती हुई चाय मेरे सर पर उंडेल दी। बहुत दिन तक मैंने अपने बालों में चाय की हरारत को महसूस किया था। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी शिद्दत बहुत अरसे तक साथ साथ चलती है। अब भी मैं कभी किसी को चाय पीते हुए गौर से देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये चाय मेरे सर पर उंडेल देगा। क्या हुआ? बोर हो रही थी, जिस तरह तुम होते हो। ये बराबर में कौन आया? एक औरत है, अकेली है। ऐसी वैसी ना हो, अकेली रहती है। बूढ़ी है। पता है क्या, उस औरत का नाम ना महमूदा है। मुर्दे नहलाती है। यहाँ मिलने आई ना मुझसे, पहले ना मुझे उसके पास से ना अर्के गुलाब और काफूर की खुशबू मिली जुली सी खुशबू आई। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उठकर कब्रिस्तान से आई हो। शुरू में मुझे बड़ा खौफ महसूस हुआ, फिर मैं नॉर्मल हो गई। बड़ी अच्छी औरत है, बड़ी मिलनसार है। बच्चों को उसके प्रोफेशन के बारे में मत बताना, डर जाएंगे। और तुम भी ज्यादा मेल जोल मत बढ़ाना। वैसे तुम्हारी बहुत आदत है लोगों में घुसने की। नींद नहीं आ रही तुम्हें? अभी तक जाग रही हो तुम? जो औरत अंदर से सो जाती है वो बाहर से जागती है, और वो करवट बदल के सो गया है ना। उसको मालूम ही नहीं कि एक दिल कब्रिस्तान बन रहा है, खंडर बनता जा रहा है। चलो आओ आओ, मेरे साथ चलो। मैं इलायची वाली चाय पिलाती हूँ तुम्हें, दिल बहल जाएगा।
फिर कभी। मैंने कौन सा रात को सोना होता है। आओ आ जाओ, आओ बातें करेंगे। आओ आ जाओ, आ जाओ। चाय वाकई बहुत अच्छी है। चलो अच्छा है कि तुम्हें अच्छी लगी। लगता है आपका और सामान आना बाकी है। मेरा और सामान? नहीं नहीं, मेरा और सामान तो कोई भी नहीं है। बस मेरा तो कुल सामान ये ही है। मेरे ज्यादा सामान लेकर करना भी क्या मैंने। उस दिन एक मसहरी उतर रही थी, मेरा ख्याल है बमा टीक की थी। मुझे बमा टीक बहुत पसंद है। वो मसहरी? वो मसहरी तो मैंने आज ही बेची है। मुझे तुम पहले बताती, मैं तुम्हें दे देती। मुझे अपने लिए तो बस एक तख्त चाहिए था, सो मैंने ले लिया। तुम्हें तो पता है कि मुर्दे नहलाने के लिए तख्त कितना जरूरी होता है। आप मुर्दों को यहाँ नहलाएंगी? हाँ, बहुत सी लाशें लावारिस होती हैं, उनका तो कुछ इंतजाम करना है ना मुझे। लोग मुझे अब घर पर नहीं बुलाते। एक वक्त वो भी था जब एक ही दिन में मैं कई कई मुर्दे नहलाती थी। मुझे लाशों में रहने की आदत हो गई थी। उनके पास से जो महक आती है ना, मेरे नत्थे वो महक महसूस करने के लिए बेचैन है। मुर्दों को नहलाना एक अजीम सवाब है। हाँ, ये तो है। जिस तरह इंसान के बदन में नसों और रगों का एक जाल होता है, इसी तरह से रात का वो पहर आ गया है, जब रात दबे पांव तेजी से आगे बढ़ती चली जाती है और रात की तारीकी इतनी तेज होती है कि हर बात झंड कर उड़ियां होकर सामने आ जाती है। खोल दो मेरे आगे सब कुछ, कह दो वो सब कुछ जो तुम आज तक बहुतों से कहना चाहती थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। क्या दुख है, क्या रोग है? मुझे नफरत है इस शहर से। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि एक लात रसीद कर दूं मैं अपने शौहर को। साफ साफ बात है, मुझे सबसे शिकायतें हैं। अपने बच्चों से हसद करती हूं मैं। अक्सर सोचती हूँ कि काश मैं बाज होती। आपको पता है मेरे शोहर को मुझसे बदजन करने में मेरे बच्चों का कितना हाथ है। और ये बात मैंने जब भी जिससे कही सब हंसने लगते हैं। वो क्यों नहीं मानते हैं कि अपने पेट की जनी हुई औलाद भी एक चकधारी सांप की तरह जहरीली हो सकती है। मैं कभी सलवार कमीज नहीं पहन सकूंगी, क्योंकि वो चाहता है कि मेरी साड़ियों के जरिए उसकी मां की जात से जुड़े हुए वाकयात को वो याद कर सके। उसकी मां की वो साड़ियां मुझे पहननी पड़ती हैं जिसके पल्लू जगह जगह से फटे हुए। मगर पहनो, क्योंकि ये साड़ी मेरी मां को बहुत अजीज थी।
ये साड़ी मेरी माँ को बहुत पसंद थी। आप बोर हो रही होंगी। नहीं, नहीं तो तुम कहो तो तुम्हारी जिंदगी बदल दूं। कैसे? तुमने किसी से मोहब्बत की है अपने शौहर के अलावा किसी और से? मां से की थी। भगत थी मैं अपनी मां की। एक टांग पर खड़े हुए लफ्ज मां का जाप किया है मैंने। नहीं, मां के अलावा किसी मर्द से, किसी दूसरे मर्द से, किसी और मर्द से। किस किस्म का बेहुदा सवाल कर रही हैं आप मुझसे? अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो? मैंने तो एक बड़ा फितरी सा सवाल किया है। नाराजगी की क्या जरूरत है? मेरा नहीं, बात तो कुछ और है। बात तो कुछ और ही है। हाँ, तुम लेने जा रही हो क्या? नाराज हो अब तक? अब तो नहीं हो। वैसे झूठ नहीं बोलूंगी। आपका सवाल बड़ा बाजारी और आमियाना सा लगा था मुझे। कुछ देर के लिए यूं लगा था जैसे कोई लुच-लुची सी छिपकली रेंग रही हो मेरी कमर पर। घिन आ गई थी मुझे आपके सवाल से। मुझे माफ कर दो। इतना अरसा अकेली रही हूं ना, अक्सर बात करने का ढंग भूल जाती हूँ। लोगों को बहुत तकलीफ होती है मेरे सवालों से। शायद ज़हनी मरीजा बन गई हूं मैं। ऐसा मत कहें। अच्छा छोड़ो, डोसा बना रही हूँ, भिजवा दो। ये डोसा खाने का मुझे तरीका नहीं आता, तुम आके बता देना। चलो यूं ही सही, डोसा बना के आपके घर आती हूँ और आपको खाने का तरीका भी सिखाती हूँ। ठीक है?
सलाम सरकार। कैसी हो महमूदा भी? तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है सरकार। सरकार, बड़ा अफसोस हुआ बड़ी बेगम का सुनकर। इससे तो बेहतर था अल्लाह मुझे उठा लेता। खुदा के कामों में किसका दखल है? वजीफा तो वक्त पे मिल रहा है ना तुम्हें? सरकार, एक इल्तिजा थी आपसे सरकार। बोलो महमूदा भी। आपको तो इल्म है, बरसों से हमारे खानदान की औरतों ने आप लोगों की खिदमत की है। आपको तो याद है कलरी हिल में किस तरह आपकी हवेली की 13 खवातीन डूब गई थी। अम्मा, हुजूरी फूफी और कुलसूम खाला और मैंने किस तरह फुर्ती से। आपको तो याद है ना सरकार? पहले तो हमेशा मुझे बुलाया जाता था सरकार। आपकी बड़ी बेगम को भी मैंने ही गुस्ल दिया था। अभी अंदर गई हूं तो हवेली की बीवियों का रवैया बहुत सख्त था। मैंने गुस्ल देने की बात की तो आलिया बीबी ने कहा कि इंतजाम हो गया। सरकार, हम तो पुश्त दर पुश्त से ये फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं, फिर अब मुझसे ये हक क्यों छीना जा रहा है सरकार? वो तो सब ठीक है महमूदा भी, मगर अब तो वैसे भी गुस्ल दिया जा चुका होगा। खाना खाकर जाना महमूदा भी। ये डोसा है? आलू के पराठे हैं। क्यों हो, डोसा बनाने का इरादा मुलतवी कर दिया क्या? बहुत गर्म है आलू के पराठे।
बहुत शिद्दत से याद आया होगा ना वो तुम्हें, और तुम्हें यूं लगा होगा जैसे जैसे तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द सी लहर अचानक दौड़ गई है और तुम्हारा दिल तुम्हारे बदन की कैद से एक फड़फड़ाते हुए कबूतर की तरह से आजाद होना चाहता है। मुझे तो इल्हाम हो जाता है, मैं चेहरा देखती हूं और पहचान लेती हूं, जान लेती हूं कि उसके अंदर की कहानी क्या है। बेशक अंतर्यामी खुदा की जात है, लेकिन कुछ बंदों को, कुछ खास बंदों को खुदा ने यह सलाहियत दी है कि वो अंदर का हाल जान सके। और मैं तो आंखें देखकर सब कुछ जान जाती हूं, होठों की फड़फड़ाहट से मफहूम समझ जाती हूं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? इस बादल के छोटे से टुकड़े को फैलाकर पूरा आसमान बना दो। उसकी याद को मरने मत देना। कौन था वो? पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मां के हाथ भरे पूरे घर में एक अजब सी हुक सी उठती थी दिल में। घर के किसी कोने में खामोशी से बैठ जाया करती थी। कोई सबब मालूम नहीं था, कोई वजह पता नहीं थी, बस एक एहसास सा था जो मेरे रगों में दौड़ता भागता था और कभी कभी सुन सा होकर बैठ जाया करता था। और यहां परवेज के होते हुए, बच्चों के होते हुए, ये तन्हाई मेरे दिल में एक हाथ बनाकर बैठ गई है। और जब उसके पास होती थी तब नहीं। शायद तब नहीं। पता है आज मैंने क्या हरकत की है? आपके लिए जो डोसा बनाया था वो मैं उसको दे आई। मैं मिली नहीं उससे। टोकरी दरवाजे पर रखकर भाग खड़ी हुई। कितनी अजीब सी बात है, तुम्हारे दोनों बच्चों की शक्ल तुम्हारे शौहर से नहीं होती। जब मैं मुर्दों को नहलाती थी तो सबसे पहले मैं देखती थी आंखें। आंखें सब कुछ बताती थी। हर औरत के दिल का हाल उसकी आंखों में। बेशक वो आंखें मुद्दा ही थी, सब राज इंतशार कर दिया। एक दफा मैंने एक औरत को गुस्ल दिया, उसके शौहर ने उसे कत्ल कर दिया था। वो अपने पुराने महबूब को मिलने के लिए गई थी, मगर अभी वहां पहुंची नहीं थी, उसको मिली भी ना थी कि उसके शौहर ने उसे मार दिया। क्या हसरत थी उसकी आंखों में, क्या हसरत देखी है मैंने उसकी आंखों में। मेरा तो जैसे कलेजा फटने वाला हो गया और उसको गुस्ल देते देते मैं तो ज़ार ज़ार रो रही थी। हाय,
वैसे तुम मिलती तो रहती हो ना उसको, कभी कभी। मगर अब मैं उसे मिलना नहीं चाहती। तुम्हारी बेटे की शक्ल उससे ज्यादा मिलती है या बेटी की? मरियम अभी तक नहीं आई पापा। उसे इतनी देर आज तक नहीं हुई। हो सकता है बेटा बस खराब हो गई हो, या हो सकता है कोई कोई आ रहा हो तो रास्ता बंद हो, या फिर हो सकता है कि हेलो। पापा मम्मा आज मुझे लेने क्यों नहीं आई? मैं तो कब से उनका वेट कर रही हूँ। स्कूल के सामने वाले स्टोर से बात कर रही हूँ। मरियम, मरियम बेटा, मरियम आप वहीं ठहरे, मैं बस अभी लेने। स्टोर वाले अंकल तो ठीक है ना? अच्छा बस आप वहीं ठहरे, उन्हें बताया मैं लेने आ रहा हूँ। 1 मिनट बस, आप रोइए नहीं, बस अभी आया। चलो आओ बेटा। परवेज, वो मैं जिसकी चाहो मुझसे कसम ले लो, खुदा की कसम बस स्टॉप पर चकराकर गिर गई थी मैं। कोई सोशल वर्कर टाइप औरत थी, बेचारी मुझे हॉस्पिटल ले गई। 2-3 घंटे बेहोश रही हूं मैं। मेरी बात का एतबार क्यों नहीं करते हो तुम? अच्छा क्यों लगाई है मेरी ड्यूटी बच्चों को लाने ले जाने के लिए? अपने और मेरे खानदान में देखो ऐसी कौन सी औरत है जो बच्चों को लाने ले जाने के लिए आया बनी हुई है? 1000 बार तुम्हें बता चुका हूं, इस मामले में मैं किसी पर एतबार नहीं कर सकता, नहीं सुपुर्द कर सकता इन्हें वैन वालों के। पूरी दुनिया के बच्चे स्कूल बसेस में जाते हैं। अगर तुम्हें अपने बचपन के हवाले से कोई बुरा तजर्बा है तो क्या
क्या कहना चाहती हो तुम? क्या कहना चाहती हो तुम? मेरी बातों को इतना संजीदा मत लो परवेज। बसों का सफर थका देता है मुझे। अपने हवासों में नहीं रहती हूं मैं। अच्छा सॉरी। सॉरी ना। सॉरी। सॉरी। मिलती तो मैं मुझे से अतात गुजार बीवी। बोलो। बहुत बिगड़ा होगा तुम पर। चांटा मारा तो था आपके सामने। अंदर जाकर गुस्सा कम हो गया था उसका। कितनी देर बैठी तुम उसके पास? अपनी बातों की रेशे में उलझा लेता है वो मुझे। बस ये घड़ी रुक जाओ। अच्छा 5-7 सेकंड और। बस इस घड़ी और 5-7 सेकंड में कई घंटे गुजर जाते हैं। मैंने कहा उसे कि अगर मेरे साथ की इतनी ही जरूरत थी तो शादी क्यों नहीं की मुझसे? फिर क्या कहा उसने? वो शादी पर यकीन नहीं रखता। उसकी मां भी बगैर शादी के किसी मर्द के पास रही और उसने सिराज के जहन में यह बात बिठा दी कि शादी मोहब्बत को ताबूत में दफन कर देती है। बड़ा आजाद और मनमौजी है वो, बिल्कुल आजाद हवा की तरह जिसको गिरह नहीं लगाई जा सकती। बड़ा बेबाक सा है वो। कभी कभी दिल चाहता है उसका सर तोड़ दूं, उसको जान से मार दूं। लड़की भी मिलती है उससे। आपने वो मरियम की गाल पे तिल देखा होगा। हाँ। सिराज के भी बिल्कुल वैसा तिल है। और अली तो बना बनाया सिराज है। शादी के 4 साल तक मुझे बच्चा नहीं हुआ। मुझसे ज्यादा परवेज को बच्चों का शौक था। हम दोनों ने ही चेकअप करवाया। मेरी रिपोर्ट तो ठीक थी मगर परवेज की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ थी। डॉक्टर ने कहा इलाज के जरिए परवेज शायद ठीक हो जाए। और उसी इलाज के दौरान मैं सिराज से मिली। बहुत जल्द कुछ ही अरसे में परवेज बहुत खुश हुआ कि खुदा ने उसकी सुन ली। अगर परवेज सिर्फ एक औलाद पर इक्तफा करता तो शायद मैं सिराज से न मिलती। हो सकता है मिल भी लेती मगर मैं ये सोचती जरूर थी कि अब उससे कभी नहीं मिलूंगी। मोहब्बत मैंने सिर्फ सिराज से ही की मगर परवेज के वास्ते मेरे दिल में कभी कभी अजीब सी ममता फूटती थी। मैं उसे उदास देखती हूं तो मेरा कलेजा कटने लगता है। बहुत इश्क करता है परवेज मरियम और अली से। खुदा की कसम बाज़ औक़ात मुझे इतना रोना आता है,
इतना रोना आता है, तब मुझे वो दोनों सब बोलिए लगते हैं। मेरे गुनाह का जीता जागता सबूत है वो। अगर आज मैं आपसे बातें ना करती, मेरे सर की रकेट फट जाती। बहुत बुरा, कुछ बहुत बुरा होता मेरे साथ। तुम्हारे इस राज को मैं गहरी कब्र में दफन कर दूंगी। और तुमने जिस एतबार के काबिल मुझे समझा है ना, उस एतबार को मैं धज्जी धज्जी कभी नहीं होने दूंगी। इतना करीब आ गई हूं मैं आपके। कुछ अपने अकेलेपन के बारे में भी बताइए। क्या बताऊं? कुछ बताने के लिए है भी तो नहीं। बस अकेली रहती हूं जैसे और बहुत से लोग अकेले रहते हैं, और मुझे कोई अपने अकेलेपन से शिकायत भी नहीं है। हाँ, दुख तो इस बात का है कि लोग अब अपने अजीजों और प्यारों के हुस्न के लिए मुझे नहीं बुलाते। अजीब रिवाज आ गया है। बस सवाब कमाने के लिए मूर्तें नहलाने वालों को बिल्कुल ही परे कर दिया है। अगर आपको पैसों की जरूरत हो तो? नहीं नहीं, मैं खुदा ना खास्ता को इस वजह से तो तुम्हें नहीं बता रही थी। बस महीने की पहली तारीख को वजीफा आ जाता है। बड़े फयाज है नवाब साहब, पूरा महीना इज्जत से गुजर जाता है। एहसान है अल्लाह का। पिछली गली में एक बीमार बूढ़ी औरत रहती है। उसकी बेटियों से मेरी अच्छी दुआ सलाम है। अब देखो, शायद एक आध दिन में तुम दुआ करो। आओ, आ जाओ आ जाओ, आओ अंदर आ जाओ। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मुझे अपना राजदान बनाकर तुम डर गई हो ना? यही बात है ना? डरूंगी क्यों? कभी कभी सोचती हूं कि परवेज को इस वाकये की अगर हल्की सी बाज़कश्त भी पहुंच गई तो वो तो शायद मुझे कत्ल कर देगा। 15 साल का था जब उसने अपने सगे बाप
को चाकू से मारने की कोशिश की थी। वो तो उन बच्चों को भी मार देगा। वो तो बच्चों को भी मार देगा जिनको अब तक वो अपनी सगी औलाद समझ रहा है। बड़ा बदकिस्मत है मोहब्बत के मामले में। शायद इसीलिए इतना इंतहा पसंद है। अपने बाप की वजह से उसने अपनी सारी जिंदगी कर्ज में गुजारी। उसके बाप ने उसकी मां पर दूसरी औरत चला के बिठा दी थी। ये तो कोई ऐसी दिल दहलाने वाली कहानी नहीं है, ये तो बस आम सी कहानी है। चंदा, तुम्हारी इज्जत अब मेरी इज्जत है, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। मैं तुम्हारा राज किसी को नहीं बताऊंगी। कोई है क्या अंदर? हाँ, मेरी दूर पड़े की रिश्तेदार है। बेचारी अकेली क्वार्टर में मर रही थी, मैं उठाकर उसे यहां ले आई। डॉक्टरों ने तो बिल्कुल उसको जवाब दे दिया है। जवानी में इसके साथ बड़ी उल्टी सीधी बातें मंसूब थी, मगर तुम देखना, जिस समय मैं इसे नहलाऊंगी इसकी आंखें सब कुछ उगल देंगी। बड़ा तजर्बा है मुझे मुर्दा आंखों की कहानियां पढ़ने का। हाँ। मैं तुम्हारे सारे राज अपने सीने में जज्ब कर लूंगी। बस तुम सुखी रहना। तुम अगर चाहो ना तो तुम उसको यहां बुला सकती हो, यहां मिल सकती हो तुम उसको। हाँ, कैसे हैं आप? बच्चे घर में अकेले हैं और तुम यहां बैठी। ये क्या तरीका है? तुम बच्चों को अकेले छोड़कर उस औरत के पास बैठी थी। पता नहीं किस तमाश की औरत है, अकेली रहती है। तुम्हारे जहन में ये उल्टी सीधी बातें ही क्यों आती हैं? मुझे पसंद नहीं है इस किस्म की दोस्तियां। मैं भी इंसान हूं, कुछ वक्त चाहिए मुझे अपने लिए भी। तुम मां हो नाहिद, मां का सारा वक्त बच्चों के लिए होता है। थक गई हूं मैं परवेज, देखो मेरी तरफ गौर से। मेरे मसामों में घुस के बैठ गई है थकन। बोटी बोटी दुखती है मेरी इस थकन से। किस चीज की कमी है तुम्हें? क्यों नाशुक्री करती हो? कमी तो बहुत बड़ी है। तुम अब उस औरत से मिलने नहीं जाओगी? जाऊंगी। मुझे भी किसी का कांधा चाहिए होता है रोने के लिए। क्यों तुम्हें कांधा चाहिए? पागल हो क्या? हाँ, मैं पागल, पागल ही तो हूं। आपके घर में मौत हुई है, मैं मुर्दे नहलाती हूँ, अगर आपको जरूरत हो तो। जरूरत तो है। तुम महमूदा हो ना, पहचाने नहीं बख्श की बेटी? बहुत बूढ़ी हो गई हो, पहचान में भी नहीं आ रही। नहीं नहीं, खाला अम्मा को गुस्ल हम खुद देंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है।
तुम्हारी आंखें देखकर लगता है कि तुम रात भर जागती रही हो। तुम यकीनन चकरा कर गिर गई होगी। तुम्हारी रंगत देखो, बिल्कुल पीली पड़ गई है। सॉरी। लगवा दूंगा वैन वाला बच्चों को, लेकिन बहुत देखभाल के। तुम जरूर थक जाती होगी। अजीब शोर ज्यादा गाड़ियों से भरा हुआ शहर हो गया है कराची। शाम को बच्चों को लेके कहीं खाने पर चलेंगे। इतना बड़ा राज दे दिया उसे, इतना बड़ा राज। अगर उसको ना बताती तो अंदर तक, जड़ों के अंदर तक ये बात डंक मार मार कर पूरा बदन नीला कर देती। जरूरी था, कोई रास्ता बहुत जरूरी था। अकेला आदमी कब तक ऐसा भारी बोझ ढो सकता है? मर जाती, मर जाती। भाई रोको यहाँ पे। पेशेंट आगे निकल आए। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
तुम आई क्यों नहीं 2 दिन से? मैंने तुम्हारी बेटी के हाथ पैगाम भी भिजवाया था, फिर भी तुम नहीं आए। आप आए, बैठे बैठिए। लो, मैं तुम्हारे लिए बर्फी लेकर आई। रतन तालाब पर एक पुराना हिंदू हलवाई रहता है, उसकी बर्फी है, बहुत मजे की है। मुंह में डालो तो यूं के एकदम घुल जाती है। ये चखो चखो। चख लूंगी मैं, अभी जी नहीं अच्छा है मेरा। तुम तो ऐसे जाहिर कर रही हो जैसे तुमने कोई बड़ी अनहोनी बात देख ली हो कल। ये तो जिंदगी का हिस्सा है। मगर न मैंने कभी देखा न सुना मुर्दों को गुसल देते हुए लोग इतने खुश हों। वो दरअसल मैं बहुत अरसे के बाद इस्लाम पर वापस लौटी हूँ ना, तो शायद इस वजह से बहुत खुश थी। मगर मुझे तो ये दरिंदगी लगी, हैवान की लगी। अच्छा छोड़ो, मिट्टी डालो। तुम ये बताओ, तुम मुझसे मिलने कब जा रही हो? किससे? किसी से कुछ तुम्हें अच्छा लगता है? क्या नाम था उसका? हाँ, सिराज। प्यारा नाम है। कितना छोटा सा नाम है, मगर बोलने पे आओ तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया इसमें छुपी हुई है। वैसे मुझे भी लगता है कि आप जानबूझकर मुझे उसकी तरफ तरकीब दे रही हैं। अरे तुम्हारा तो अपना दिल उसकी जाने बढ़ रहा है। पता है क्या, जब मैं उसकी तरफ से लौटती हूँ ना, तो मुझे परवेज पर प्यार आता है। वो बेचारा तो सोच भी नहीं सकता कि मैंने उसे घात लगाई होगी। कभी कभी दिल चाहता है कि उसे एक एक बात बता ना, ऐसे राज शोहरों को नहीं बताए जाते। ठीक कहती है, बिल्कुल ठीक कहती है। कल 15 मई है ना, सिराज की सालगिरह है। कल मिलने जाऊंगी मैं उससे आखिरी दफा। कभी नहीं मिलूंगी।
हो जाएगा, हो जाएगा। आज ही फैसला हो जाएगा। एक बदकार बीवी के साथ यही होना चाहिए। हो जाएगा। अंधेरा करके क्यों बैठे हो? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? परवेज, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता अगर मेरे बच्चे मेरे अपने होते। मेरे बच्चे अभी बोलो तुम्हारे बच्चे तुम उनके बाप नहीं हो। उसमें साफ साफ लिखा तुम कभी बाप नहीं बन सकते थे। तुम कभी बाप नहीं बन सकते। मार दो मुझे, मार दो। मार दिया, मार दिया। देखिए साहब, इलाज तो गुजर मैं दूंगी। आपको नहीं पता मैं बहुत तजर्बेकार हूँ। हाँ, और फिर साहब सारी तफसीलात तो मैंने ही बताई थी आपको। इसने तो कहा था कि तुम्हें मार देगा। तो फिर ये कैसे? और इसकी लाश को तो मैं उसको नहीं दे सकती। इसकी मौत का फिर मुझे क्या फायदा होगा? लोग भी कितने कमीने होते हैं। मैं अस्पताल से आई हूँ, कोई मुझे बुलाता ही नहीं है। मेरे पास सर्टिफिकेट है,